और बात करेंगे आज के मुद्दे की। तो बिहार में आज सियासी गर्मी अपने चरम पर है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, तो वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने चर्चा बहुत तेज कर दी है। इधर एनडीए ने आज से अपने तूफानी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। एक तरफ महागठबंधन में उथल पुथल जारी है, तो दूसरी ओर एनडीए पूरी रफ्तार से मैदान में उतर चुकी है। बिहार के रण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में लगातार अभियान में जुटे हुए हैं। प्रचार अभियान किया जा रहा है, चलाया जा रहा है खूब तेजी से। बीजेपी का दावा है कि बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से जीत होगी। उधर कांग्रेस का दावा है कि इस बार बिहार से एनडीए की सरकार साफ हो जाएगी। तेजस्वी राहुल की जोड़ी, सीटों पर बहस बढ़ी। योगी का हिंदुत्व मॉडल, बुर्का वर्सेस विकास पर सवाल। बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? सीएम डॉक्टर मोहन की हुंकार, महागठबंधन पर प्रहार। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए देश में बहुत सरकार अच्छी से चला रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार फिर एक बार सुशासन के पथ में आगे बढ़ेगा, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगा। जिस तरीके से बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन के साथ जनता ने अपना जुड़ाव दिखाया है, भारी संख्या में राहुल गांधी जी और महागठबंधन के साथ खड़ी हुई दिखी है जनता, वो साफ साफ संदेश है कि बिहार में महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत होने वाली है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति बिहार में एनडीए सरकार की गरीब कल्याण की नीतियों का भारी लाभ मिल रहा है। बिहार के रण में सीएम योगी और एमपी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ महागठबंधन सीटों के बंटवारे में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बिहार की फिजा में मुद्दों का शोर गूंज रहा है। आखिर बिहार में किसका होगा मंगल? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो अब सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है, दावा सबका है, लेकिन बिहार किसका होगा? इसका फैसला तो नतीजों से ही होगा। अभी बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही जनता के बीच अपनी अपनी नीतियों को लेकर पहुंच रहे हैं। आखिर जनता किसको अपना नेता के तौर पर चुनेगी? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है, उस पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल ये, जीत का दावा सबका, लेकिन बिहार में किसकी जीत होगी? सब दावे कर रहे हैं, लेकिन जीत तो एक ही पार्टी की होनी है, देखना होगा। दूसरा सवाल, विकास के नाम पर जनता किसके साथ है? जनता किसके साथ रहेगी, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। तीसरा सवाल, बदलाव वाली लहर या फिर एनडीए की वापसी, यानी इस बार जनता किसे चुनेगी, ये देखना होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जल्दी से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केशवानी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ है सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार। उपदेश अवस्थी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। रमाकांत चंदन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमाकांत चंदन जी, क्या लग रहा है, बिहार की हवा क्या कह रही है? बिहार में किस चीज की लहर नजर आ रही है? विकास की, बदलाव की, जाति की, क्या लग रहा है? देखिए, विकास तो एक मुद्दा है ही, लेकिन विकास का जो मुद्दा है वो जातीय आवरण में लपेटा हुआ है। बिहार अब ये जातीय तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूम ही रहा है, वहां से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन विकास निश्चित रूप से उसके आधार होंगे, लेकिन विकास कौन कर रहा है, कौन करेगा, यह एक मुद्दा भी है और ये एक समझ भी है। तो कालांतर में अगर देख ले 2005 के बाद, तो एक उम्मीद कहीं बनती है तो इनसे बनती है। लेकिन 2020 आते आते कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि सरकार में
जो विकास के विरुद्ध गतिरोध पैदा कर रही थी, जैसे पुल का गिरना, जैसे भ्रष्टाचार का होना, जैसे क्राइम का होना, ये कहीं न कहीं एज दे रहा था महागठबंधन को। लेकिन महागठबंधन इसको मेरे हिसाब से समेट नहीं पाया। जिस तरह से अगर पहली चीज होती है कि हम अपने सीट शेयरिंग बहुत आराम ठीक से है, महागठबंधन का आपने जिक्र किया, जल्दी से मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, सत्ता में लौटने की तैयारी तो है, लेकिन अभी सीटों को लेकर फुल एंड फाइनल कुछ नहीं हुआ क्या? देखिए, ये जो चुनाव है बिहार का, ये चुनाव जो है मुद्दों पर हो रहा है, और जो मुद्दे हैं वो बहुत बड़े हैं। जिस प्रदेश में 2 करोड़ लोग बेरोजगारी का शिकार हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों लोगों को हर साल पलायन करना पड़ रहा है, वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा क्या है? वो उसके पास मुद्दा है बुर्के का, उसके पास मुद्दा है संप्रदाय का, उसके पास मुद्दा है ध्रुवीकरण का, उसके पास मुद्दा है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये चल रहा है वहाँ पर सामने। तो ये जो परिस्थिति है, ये सवाल ये है कि हम जो है इस देश के अंदर जो बातें विकास की करते हैं और जो है हफ्ते भर में 10 पुल गिरा देते हैं, हम बात जो है करते हैं विकास की, और जो है 10,000 रुपया हमको जो है रिश्वत देनी पड़ती है वोट लेने के लिए। नहीं, लेकिन और जब हम जो है बात फॉर्मूला करते अभी हैं तय क्यों नहीं हुआ महागठबंधन का? भूपेंद्र जी, सवाल ये है मेरा, इस पर भी आएंगे, मुद्दों को लेकर भी बात करेंगे। सब तय हो जाएगा। और जो है आप ध्यान रखिएगा कि जो चुनाव होता है, इसमें सारी चीजें फाइनल होती हैं विड्रॉल की डेट तक, वो सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 सीट कम या 1 सीट ज्यादा से अर्थ नहीं है। अर्थ है कि जो लोग जीत कर आएंगे सामने, वो जो है उसके बाद परिस्थितियों का निर्माण होगा। ये क्या अभी सीट शेयरिंग वहाँ हो गई कि 5 कैंडिडेट नीतीश कुमार ने लड़ा दिए हैं अभी बीजेपी के सामने? तो ये तो जो संकट सभी जगह है, वहाँ पर क्या चिराग कह रहे हैं, क्या मांझी कह रहे हैं, क्या ये सुनाई नहीं पड़ रहा है? देश को सबको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, दुर्गेश जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूं। दुर्गेश जी, एनडीए में तो सब कुछ ओके हो गया है, सीट शेयरिंग हो चुका है, कौन कितने सीट पर लड़ेगा, बीजेपी 101 तो जेडीयू 101 पर, एलजेपी 29 जहां पर आरएलएम 6 और एचएएम 6, ये सब कुछ शेयर हो चुका है। लेकिन सब खुश है या नहीं है? भूपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि पासवान जी अलग कह रहे हैं, मांझी जी अलग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पेच फंसा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, भूपेंद्र जी शादी के वो फूफा हैं जो कभी खुश नहीं हो पाएंगे अंशिका जी, और हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करने वाले लोग हैं। और हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो निश्चित रूप से विकास के लिए जाते हैं। हमारी जन कल्याण की योजनाएं, हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है और हमारा जो चमत्कारी नेतृत्व है, वो जनता के बीच में है। इनके तो अभी आपसी लड़ाई, इनके तो अभी आपसी टंटे ही चल रहे हैं अंशिका जी। 6 सीट ऐसी हैं जिसपे आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं और इनके भी उम्मीदवार उतर चुके हैं। तो ये वो लड़ने वाले दल हैं जिनको सिर्फ अपनी सीटों की चिंता है, अपनी सीट शेयरिंग की चिंता है। इसके विपरीत हम जनता के बीच में हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। ये अभी बुर्के की बात कर रहे थे, ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, ये इनके विषय हैं कांग्रेस के, जिस विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है, ये उनके विषय हैं। हम अगर राम को कोई चीज योजना का लाभ मिलता है तो रहीम को भी उसका ही मिलता है लाभ। अगर उज्ज्वला कनेक्शन सीता को मिलता है तो सलमा को भी मिलता है। हम भेदभाव करने का काम नहीं करते। हम जनता के हितों के काम करते हैं। हमारी योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में हैं। जनता हमको आशीर्वाद दे रही है और निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले समय में हम इस बार प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाने वाले हैं। ये जो आलोचना करने वाले हैं, जो आरोप लगाने वाले हैं, भूपेंद्र जी से लूंगी अभी, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे मेहमान की ओर रुख करना चाहती हूँ। उपदेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। उपदेश जी, एक सवाल मेरा है कि क्या भारत में सियासत उस दौर में आ गया है जहां बिना ढंग से लड़े लोग जीतने की संभावनाएं तलाश रहे हैं? उपदेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। उपदेश जी, कुछ नेटवर्क इशू है, दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ बोलिए उपदेश जी, आपको मेरी आवाज मिली? मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए।
तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का, यही सबसे बड़ा विषय भी है। और बिहार जैसे राज्य के लिए हम सबको ये विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार अकेला ऐसा राज्य है, पूरा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, केवल बिहार पे चढ़ रहा है। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में बहुत सारी चीजें नहीं है, और इसके पीछे बहुत सारे अध्ययन है, सामाजिक कारण है। उन सामाजिक कारणों से लड़ने की जरूरत है, उन सामाजिक कारणों को ठीक करने की जरूरत है। तो चुनाव को यहाँ कम से कम चुनाव की तरह लड़ने की जरूरत है, बिहार के लिए लड़ने की जरूरत है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बुर्का को लेके, ये बुर्का पहन के वोट डालने का अधिकार यदि मांगेंगे और इसको लेके मुद्दा बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। इनको भी अच्छे मुद्दों पर लड़ना चाहिए। 10,000 रुपए की रिश्वत नहीं है, इन्होंने जो ऑफर किया है 2,500 रुपए, वो भी तो रिश्वत है। तो ये रिश्वत नहीं है, महिलाओं को वहां पर मिलना चाहिए पोषण आहार, उनको एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए, उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये बात ठीक है, सरकार की योजनाएं हैं, इनकी सरकार होती तब भी उसकी तारीफ की जाती, तारीफ की जानी चाहिए। ये अलग बात है कि चुनाव से पहले आया है। तो दोनों पार्टियों को, दोनों पक्षों को बिहार के लिए, और बिहार कम से कम इस बार ऐसा चुनाव लड़े कि बिहार आगे बढ़ सके, क्योंकि बिहार ही अकेला है जो पीछे रह गया है। और बिहार अकेला ऐसा है जो सबसे ज्यादा देश भर में, लगभग हर शहर में आपको हर जगह पर बिहार के लोग नौकरी करते हुए मिल जाएंगे। तो बिहार कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे देश के लिए, लेकिन अपने बिहार के लिए नहीं कर पा रहा है। सरमन नगीले जी से एक मेरा सवाल रहेगा। सरमन जी, बिहार के इस बार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? हवा क्या कह रही है बिहार की? क्या सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी है और हो क्या रहा है? देखिए अंशिका जी, बिहार का चुनाव न केवल बिहार पर केंद्रित रहता है, ये पूरे देश की राजनीति को लेकर चलता है, पूरे देश की राजनीति से प्रभावित होती है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ शामिल हुए तभी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं बिहार के, क्योंकि बिहार में भी प्रशांत किशोर जी भी काम कर रहे हैं, बिहार में चिराग पासवान भी काम कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी की भी पार्टी है, बिहार में और भी छोटे छोटे दल हैं। तो बिहार का चुनाव देश की दिशा इसलिए तय करता है कि बिहार से ज्यादा लोकसभा की सीटें जाती हैं, और बिहार में जिसकी सरकार रहती है वो उसको एज मिल जाती है। तो बिहार का चुनाव वैसे तो एक विकास के नाम पर और रोजगार के नाम पर और लोगों के डेवलपमेंट के नाम पर होना चाहिए, लेकिन बिहार के साथ में एक दुर्भाग्य ऐसे जुड़ा हुआ है कि बिहार में अभी भी जातिवादी, बिहार में अभी भी पिछड़ापन, ये सारी चीजों पर केंद्रित चुनाव होता है, और जातिवादी वहां चरम पर है, क्योंकि पिछड़ा हुआ राज्य है वर्षों से। अब वर्षों से पिछड़ा हुआ राज्य है, और जो सरकारें रही उन्होंने काम तो किया है, लेकिन बिहार की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत बड़ा है, जो अब ध्यान में रखती हूँ कि रमाकांत जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगी। उससे पहले भूपेंद्र जी, एक रिएक्शन बुर्के वाली बात पर दुर्गेश जी ने कहा कि कांग्रेस बुर्का कर रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब पहुंचे थे बिहार तो उन्होंने यही कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने शरारत शुरू कर दी है बुर्के वाली, विकास बनाम बुर्के की शरारत शुरू की गई है, और ऐसा तब हो रहा है जब बिहार में बात विकास की हो रही है और यहाँ बुर्का शुरू किया जा रहा है। देखिए, दुर्गेश केसरवानी जी मुझे राजनीति का फूफा कह रहे थे, तो मैं इनको बुआ जी मान लेता हूँ। तो ये जो बुआ जी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि ये जो भाषण दिया है इनके मुख्यमंत्री ने दिया, उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस ने नहीं दिया है। और ये जो राजनीति ये कर रहे हैं, ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहीं से पॉलिटिक्स ट्रिगर हो जाए, ये जो है ये जो फैलान है ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 10,000 रुपये की रिश्वत बांटने के बाद भी कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो जो है धर्म, बुर्का और पहनावे और इसमें जो है मुद्दों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है बिहार की स्थिति क्या बना दी इन्होंने, 20 साल का राज और सुशासन बाबू कहलाते हैं, और मोदी जी का जो है सब कुछ सुधर गया है, वो तो कह रहे हैं। सुन तो लीजिए मेरी तो सुन तो ली, अगर सुधर गया होता तो जो है ट्रेनों में 1,000 लोग लटक कर जाते क्या? अगर सुधर गया होता तो जो है ऊपर छत पे ट्रेनों की बैठ के लोगों को बिहार के सफर करनी पड़ती क्या? अगर जो है वो सुधर गया होता तो क्या प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ता कि हमने जो है आपको जो है पलायन करने के लिए एक नई ट्रेन चला दी है? ये जो है ये देश की स्थिति है, ये बिहार को बर्बादी, जिस बिहार से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग देश में आते थे। बीजेपी के कुछ बयान आए हैं भूपेंद्र जी, उसमें बीजेपी ये कह रही है कि जब राहुल तेजस्वी मिलकर सीट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मूला डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार की तस्वीर क्या डिसाइड करेंगे? तो अभी बीजेपी ने कौन सी सीट डिसाइड कर ली? अभी भी 5 कैंडिडेट आमने सामने।
आज मनाने क्यों गए थे? अमित शाह जी क्यों तेल लगा रहे थे आज नीतीश कुमार को? इसलिए तो लगा रहे थे क्योंकि जो है वहां भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। दुर्गेश जी किस क्या लिए सब गए थे ठीक वहां है? पे? कोई जो है जलेबी मुझे खाने तो लगता गए है नहीं कि थे। ये इनकी भाषा इनको इनका परिचय दे रही है कि किस भाषा का कहाँ पे क्या अरे अब इस्तेमाल आप कर रहे जो है हैं। बुआ और जी की इन्होंने तरह अभी बोलिए, अब अभी आप जो जरा जो फूफा जी अभी को जरा ठीक से हैंडल अरे करो। अभी मेरे भैया कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भूपेंद्र भाई ने कुनबा जोड़ा, वो वाला एक कहावत आप सिद्ध करने का काम कर रहे हो। आप तो उस विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले दल हो जो आज भी जब जेएनयू में ये नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उसमें सबसे योगी पहले साहब खड़े होने कांग्रेस वाले पार्टी आप के थे। नेता हैं क्या? तो आप तो वो टुकड़ा का गैंग के योगी सदस्य साहब हो। किस पार्टी उस के टुकड़ा मुख्यमंत्री ये गैंग तो के बताइए। सदस्य हो जो देश का बुरा चाहती है। अरे और योगी देश का साहब जो किस हित चाहती पार्टी है, के वो मुख्यमंत्री भाजपा हैं? है। बुर्का आप लेके आओगे, अरे अल्पसंख्यक योगी कार्ड साहब आप किसके लेके आओगे, मुख्यमंत्री हम हैं, कोई तुम्हारे कार्ड कि नहीं। हमारे? हम अपने विकास को लेकर जनता के अभी बीच योगी में साहब विकास किस हमारा पार्टी वादा के है। मुख्यमंत्री ये और तो हमारा बताइए ही भाई विकास से साहब। नाता है। आप कहीं विकास के उसमें नहीं खड़े हुए हो। आप आज भी वो उस अपरिपक्व बालक की तरह खड़े हुए हो जो पुराने 25 साल के मुद्दे थे। अरे गजब लैंग्वेज में उसको बातों में करोगे। मुझे लगता है कि जनता इसको पसंद नहीं करती है, इसलिए आप मध्य प्रदेश में भी 21 साल से वनवास झेल रहे हो और वहां पे भी झेलोगे और देश में भी झेलोगे, क्योंकि आपके पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है काम करने की। आप उलझुल बातें करके कभी बुर्कों की बात करोगे, कभी अल्पसंख्यक की बात करोगे। अरे पूरे देश की बात करो। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। भूपेंद्र जी, हम सहनी बात साहब को कर रहे हो भाई। योजनाएं सहनी साहब को लेकर भी बहुत बातें सामने आ रही है, सब ठीक ये है? आपके नेता बात कर रहा है। भूपेंद्र जी आवाज आ रही है? जी भूपेंद्र जी, सहनी साहब को लेकर बहुत बातें सामने आ रही है। मेरे इस सवाल पर दुर्गेश जी बहुत हंस रहे हैं। सब ठीक है? नहीं, दुर्गेश जी तो इसलिए हंस रहे हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या करें हंसने के अलावा? दुर्गेश अरे जी, हम तो चुनाव में हैं भैया। आप सब आरोप आलोचनाएं करते रहो। अरे कभी तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी करके देखो, उसका भी अपना आनंद है। आप विकास की बात करोगे नहीं, आप आके शुरू से बुर्का लेके बैठ गए, फिर आप अल्पसंख्यकों की बात करोगे, तब आप बुर्के की बात कर रहे हो। जी इनके विषय ही तो बता रहा हूं मैं। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है। उनके राहुल गांधी जी के लिए भी उनके कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि ये 25 साल पुराने मुद्दों अच्छा, को लेकर बता दो आप अपन काम की बात करते हैं। कितने लोगों को आप नौकरी देंगे ये बताइए जरा। जनता से आपकी मिलोगे पार्टी ने नहीं, क्या उनके दुख घोषणा में, की? उनके कितने दर्द में, लोगों को उनकी नौकरी तकलीफ दोगे में, आप बिहार उनके में? कष्ट में खड़े नहीं होगे। आप कितने लोगों को नौकरी दोगे अरे हम बिहार तो में पूरे जरा बताइए। देखिए ये सतत प्रक्रिया है। ये आप सतत बताइए ना, प्रक्रिया बिहार है। में आप क्या दोगे? रोजगार देना, ये सब सतत चलने वाली आपने चीजें। मध्य प्रदेश में जिस सब तरह कुछ से जो है रमाकांत मध्य जी से ले प्रदेश लेती में हूँ। बच्चों की मौत। रमाकांत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने कई चुनाव देख लिए बिहार के, और इस मौजूदा समय में बीजेपी की इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं, जहां बीजेपी ने अपने तमाम जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को फील्ड पर उतार दिया। नॉमिनेशंस में वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं नॉमिनेशंस में, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ नॉमिनेशंस में, प्रचार प्रसार में कैंडिडेट्स के साथ कुछ मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इस जो पूरी स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं, और बिहार में इसका कितना इफेक्ट होगा? जी बिल्कुल। भाजपा को अगर एज मिलता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है उसका संगठनात्मक और उसका प्लानिंग। उसका प्लानिंग जो है, अगर चुनाव 1 साल बाद है तो 1 साल पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। और जाहिर है उसके पास स्टार प्रचारकों की संख्या ज्यादा है, और जो भी स्टार प्रचारक हैं बिहार में उन लोगों को उनकी जाति से देखा जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जहां वैश्य की संख्या ज्यादा है वहां रेखा गुप्ता जी को ले जाया गया। तो ये एक प्रक्रिया है। भाजपा जानती है कि मुझे वोट बटोरना है। वो कोई ऐसा कोई सौहार्दपूर्ण काम करने, कोई राहत बांटने नहीं आ रही है। वो वोट हक के साथ में लेना चाह रही है, और वो कैसे वोट लगी वो जानती है। यही एक महागठबंधन के पास में तो वो नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुरू में तेजस्वी जी ने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था नौकरी का, पलायन का। फिर वो भटक गए, कहाँ चले आए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में संविधान खत्म हो जाएगा, फिर भटक गए वोट चोरी में, और फिर वापस लौट के नौकरी और पलायन पर आए। तो ये अस्थिरता भी कहीं न कहीं जनता की नजरों में उन्हें स्थायी नहीं होने देता है। बीजेपी का अगर मुद्दा अगर राम ही है तो राम ही रटे रहता है। वो कहने का मतलब ये कि बीजेपी के पास अगर मजबूत लीडरशिप है,
और जैसा कि सब जानते हैं कि मजबूत लीडरशिप बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में वो मजबूत लीडरशिप नहीं है या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशंस है? कांग्रेस की अगर बात करें आज के दिनों में, तो निश्चित रूप से उसे बूथ लेवल पर कोई एजेंट नहीं है अभी। तो संगठन इतने कमजोर अभी। लेकिन जब से कृष्णा अल्लावरू आए हैं, जब से कन्हैया आए हैं, उन्होंने कुछ दिलों को स्पॉट किया है और उसको समृद्ध करने की कोशिश की है, न कि वो 243 सीटों पर, क्योंकि उनको जानना है कि मुझे 50-60 लड़ना है, तो उसको कंसंट्रेट करके कोशिश की है कि बूथ छोटा सा रिएक्शन इसी सवाल पर उपदेश जी मैं आपका लेना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं कि अभी महागठबंधन में किन चीजों की आवश्यकता है बहुत ज्यादा? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अगर हम देखें तो जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, बाकायदा एक लिस्ट तैयार है स्टार प्रचारकों की, नॉमिनेशंस के साथ किसको किस नेता के साथ जाना है, किस दिन जाना है, कब जाना है, किस प्रचार में कहां शामिल होना है, सब कुछ डिसाइडेड है बीजेपी में। वंशिका जी, आपके प्रश्न का उत्तर रमाकांत जी ने दे दिया है, मैं उसको समायोजित कर देता हूँ। महागठबंधन को नेताओं की जरूरत है और महागठबंधन को कार्यकर्ताओं की जरूरत है, महागठबंधन को एक योजना की जरूरत है। ये लोग सिर्फ ये सोचकर चल रहे हैं कि बहुत दिन हो गए नीतीश कुमार की सरकार को, अब तो गिरेगी और आम गिरेगा तो हमारी झोली में आएगा। सब लोग अपनी अपनी झोली लेके बैठे हैं, यहाँ आएगा वहां आएगा, सरकार को कैसे बांट लेंगे। इनको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि बूथ एजेंट है या नहीं। यदि बूथ एजेंट ही नहीं है तो फिर जीतेंगे कैसे, काम कैसे होगा? यदि नेता नहीं है, स्टार प्रचारक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्रियों को उतारा, रमाकांत जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि जातिगत आधार पर उतारा, लेकिन कोई भी नेता जो वहां पर गया, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव गए, रेखा गुप्ता जी गई, ये जातिवाद नहीं कर रहे हैं। वहां पर मोहन यादव बता रहे हैं कि मैंने मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, आपके बिहार में भी हो सकता है। रेखा यादव दिल्ली का विकास बता रही हैं। सब मुख्यमंत्री अपने अपने मुद्दों पर जा रहे हैं, जातिवाद पर वोट नहीं मांगा जा रहा है। संरचना जातिवाद पे की गई है कि हाँ साहब, आपकी जाति का व्यक्ति आया है और देखिए मुख्यमंत्री बन गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में आपकी जाति का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उसके लिए लालू यादव की फैमिली होना जरूरी नहीं है और उसके लिए राहुल गांधी का नजदीकी होना जरूरी नहीं है। भूपेंद्र जी, कार्यकर्ता होना देश की जरूरी। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस और उम्मीदें बहुत है लोगों को इससे, लेकिन एक मजबूत लीडरशिप अभी तक नहीं मिली कांग्रेस को, क्या? तो क्या कांग्रेस जो है ये 70 साल राज करती और ये लोग रोना रोते कि 70 साल कांग्रेस रही, 70 साल कांग्रेस रही? कहाँ गई फिर 70 साल पुरानी वाली कांग्रेस भूपेंद्र जी? फिर कब होगा कमबैक? लीजिए मेरी बात तो सुनिए आप, जो है फिर अभी आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। बोलिए। हमने जो है इस देश को जो है स्क्रैच से तैयार किया है, देश को बनाया है। कोई इसमें से है जो ये कह सके कि कांग्रेस जो के हाथ में जब देश आया था, ये खून से लथपथ देश था, ये भुखमरी से जूझता हुआ देश था। आज हम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं अनाज के मामले में। ये किसने करी? ये मोदी जी ने करी है संरचना के। मोदी जी ने राष्ट्र बनाया। बात कर लो, ये क्या भाजपा के लोगों ने राष्ट्र बनाया? जब आपने ये तो 1980 में आए, ये तो हिंदुस्तान में जो आपने समय की कमी है। हालांकि भूपेंद्र जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है, क्योंकि फर्स्ट फेज के इलेक्शंस में 121 सीटों पर वोटिंग होगी और सेकंड फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी और ये देखना होगा कि 14 नवंबर को आखिर जनता ने किसे चुना है अपना नेता। फिलहाल आज के महा डिबेट में इतना ही।